बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो मॉक टेस्ट लिया था उसके जो एमसीक्यू हैं फर्स्ट 30, उनका जो सोल्यूशन है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी। बहुत आसान है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 इक्वल्स टू E2 जी। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज दोनों का सेम है। और इसका इक्वेशन जो है ना वो निकलेगी एम पी ए पी और एम ई ए ई जी। यहाँ पे देखिए रेशो किसकी पूछी गई है, प्रोटॉन पहले है, तो इसका मतलब है रेशो ए पी ओवर ए ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, एम ई ओवर एम पी। ऑप्शन आपके पास मौजूद है ए। The depletion region of a PN junction is formed, सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जो है ना जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वहां पे अटैच किया जाता है तो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वहां पे जो है ना ये डिप्लेशन रीजन बनता है। इसका कोई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हम न्यू पेज लेंगे जी। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्स दैट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके अंदर दोनों चीजें होंगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएंग मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का सम जो है वो आपको क्या देता है, लॉरेंट फोर्स जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड टॉर्क आर रिलेटेड एज, ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, तो इसमें हमारे पास एज सच और कोई नहीं चीज नहीं है जिसमें हम इसको देख सकें जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ये सिंपल सा फार्मूला है टॉर्क का, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं इसको, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट, टॉर्क इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं जी। फिफ्थ फिफ्थ के अंदर नजर आ रहा है कि उसने तीन चीजें दी हैं। एक सिलेंडर का मैं सामने वाला व्यू दे रहा हूं, ये फर्स्ट सिलेंडर है जी, फर्स्ट सिलेंडर है, ये सेकंड सिलेंडर है और ये थर्ड सिलेंडर है। अब जो फर्स्ट सिलेंडर है उसमें आप देखें कि वो उसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, नेक्स्ट वाले का जो है वो 4 मीटर है लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है, और उससे नेक्स्ट वाला जो उसका 5 मीटर है उस पे भी आप देखेंगे तो वो उस पे भी सिग्मा नेगेटिव में, तो उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब उसने मैयर कहाँ पे करने का, फ्लक्स डेंसिटी मैयर करनी है अंदर, यहाँ पे। जब हम अंदर मैयर करेंगे तो इसका मतलब है अंदर तो चार्ज मौजूद नहीं है, हाँ वो पॉइंट यहाँ पे देता है, यहाँ पे देता है, ये यहाँ पे देता, फिर हम उसको मैयर कर सकते थे। इसलिए अगर r इक्वल टू 1 मीटर है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये पूरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी। सिर्फ ये अब इतना नहीं देख लेना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो फोर्स किस पे लग रही है, टेस्ट चार्ज पे। मैं आपको यहाँ से भी ये चीज अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कोई मेन चार्ज है, मेन चार्ज है क्यू। अब ये फोर्स लगाएगा एक टेस्ट चार्ज पे, उसकी वैल्यू है क्यू नॉट। ये कितनी फोर्स लगा रहा है वो हम मेजर करते हैं एफ बाई क्यू से, इसको आप एफ नॉट का भी नाम दे सकते हैं। यानी फोर्स कितनी लग रही है उसमें चार्ज, क्योंकि क्यू बड़ा या छोटा होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इन दोनों की रेशियो जो है उसको हम सिंपल नाम दे देंगे एफ नॉट का। लेकिन वो फोर्स लगेगी किस पे, टेस्ट चार्ज पे, क्यू नॉट पे। तो पूरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज कौन सा है, मेन चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, मेन चार्ज की फोर्स किस पे लगेगी, टेस्ट चार्ज पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आपके पास टेस्ट चार्ज नहीं है तो फिर आप ये सिंपल फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं जी। अगर ये वाला चार्ज नहीं है यहाँ पे मौजूद, ये वाला, तो फिर आप ये सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे कि क्यू ओवर
आर स्क्वायर, ये फिर क्यू ये वाला होगा। अगर ये नहीं है, लेकिन प्रॉपर जो है इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। सातवां, फॉर टेस्ट चार्ज एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन है, अगर आर इंफिनिट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 8, पोटेंशियल मेजर करना है, ये मैं एक्सेस ले रहा हूँ, उसने देखें 100, इसका मतलब है अब 1 मीटर जो है ना यहाँ से लेंगे, यहाँ पे वो चार्ज मौजूद है, इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं। फार्मूला यूज होगा V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। जी के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। क्यू देखें कितनी है, 9 2 नैनो 10⁻⁹ और वो 1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया 18। सो सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सूटेबल फॉर मेकिंग अ कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी, हमने अगर हिस्टैरिसीस लूप का थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे माइंड में हो, हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसका लूप थिन हो, इसको और थोड़ा थिन बना लें आप, थिन हो, क्योंकि मटेरियल जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो है ना फ्लक्स मैक्सिमम दे, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या होता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो वो मैग्नेटा उसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है, तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, तो उसके लिए वो एनर्जी गेन करेगा, तो इस वजह से ये हीट अप हो जाता है। तो हमें ऐसा चाहिए जिसकी मैग्नेटाइज यानी एमएस ज्यादा हो, बीएसएम उसकी जो एमएस की वैल्यू है वो ज्यादा हो, लेकिन वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में कम से कम एनर्जी ले, उसका मतलब ये उसका जो एरिया है वो कम से कम हो। डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपके पास कोर कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का, यानी करंट दें तो वो मैग्नेटाइज हो जाए और करंट ना दे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, वो ऐसा हो जो कम से कम, और उसमें सॉफ्ट आयरन हम यूज करते हैं, अब तो हम फेराइट्स भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो सॉफ्ट आयरन है। जी, टेम्परेरी मैग्नेट्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लाउड स्पीकर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, मोटर्स के अंदर। मींस करंट देंगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा, करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी, तो इन तमाम चीजों के अंदर आप इसको यूज करते हैं। आप देख लें, अब घंटी है जैसे, अब घंटी में देखें कि करंट आपका 1 सेकंड के अंदर 100 दफा मैक्सिमम होता है, 100 दफा मिनिमम होता है, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे हैं, हार्ड मैग्नेट नहीं ले रहे। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट को कहते हैं, करंट देंगे तो वो एक्टिव होगा, करंट नहीं देंगे तो वो इनएक्टिव होगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों के अंदर, लाउड स्पीकर्स के अंदर, जनरेटर्स, मोटर्स, बेल है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए। जो हार्ड मैग्नेट्स होते हैं उनके भी अपने काम होते हैं, तो वो जहाँ यूज होंगे उनको फिर हम टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिटार स्ट्रिंग इज 220 हर्ट्ज। जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार, ये एक स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक की क्या होगी, आपको फार्मूले का पता ही है, F2 इक्वल्स टू 2F1, ये आप फार्मूला यूज करते हैं। तो 220 को डबल करें तो 440 आना चाहिए, जो यहाँ मौजूद नहीं है। सो सिंपल, नन ऑफ दीज। अब वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, उसके तमाम पॉइंट में वो एक फेज पे होने चाहिए। तो ये तो उस कंसेप्ट में मैं आप समझा सकता हूँ आपको। सिंपली जो है ना, आप ऐसे समझ लें कि अगर एक सपोज कर लेंगे, एक मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, अगर आप साइड व्यू से देखें और पानी का उभार जो है ना यहाँ पे ऊपर आ रहा हो, और उसके बाद फिर पानी का उभार, पानी नीचे आ रहा हो, इसका मतलब है ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इन सब का फेज सेम है, क्योंकि सारे पॉइंट्स अपवर्ड जा रहे हैं, यानी पानी ऊपर जा रहा है, और इधर सारे पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, तो इन सब का फेज भी सेम होगा। ये वेव फ्रंट अलग है, ये वेव फ्रंट अलग है, तो इसके लिए वेव फ्रंट में सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज 13 न्यूमेरिकल टाइप है, इसको सॉल्व करना होगा, और विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। जी, फार्मूला क्या यूज होगा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा। अब क्योंकि सेंट्रल है, एम उसका 1 आ जाएगा। जी, अगर एंगल स्मॉल हो, एंगल क्या हो, स्मॉल हो, तो फिर हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू लेमडा ओवर डी। लेमडा की वैल्यू देख लें, बहुत आसान है ये क्वेश्चन।
500 10 रेज पावर -9 डिवाइडेड बाय डी देखें कितना है 0.5 10 रेज पावर -3 ये ऊपर जाएगा तो -6 दो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। इनको सॉल्व करें तो सिंपल सा नजर आ रहा है कि एक ही आंसर है जो बन सकता है और वो कितना है 0.001 रेडियन जी, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 1 10 रेज पावर -3। इसको इसमें कन्वर्ट करें तो 0.001 रेडियन। ये देखें ये आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14 इफ द करंट इन वन कॉइल बिकम स्टेडी करंट इन नेबरिंग कॉइल, कॉइल की एक ही बात है वो एक्टिव उस टाइम होती है जब करंट चेंज हो, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, वो उसको अपोज करेगी। लेकिन अगर एक दफा कांस्टेंट करंट हो जाए तो फिर ये इनएक्टिव हो जाती है। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। करंट इन वन कॉइल बिकम स्टेडी, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। एक में अगर करंट कांस्टेंट है तो नेबरिंग कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना लाजमी है जी। तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा। सो सिंपल, करंट चेंज होगा तो काम बनेगा, तब ये कॉइल एक्टिव होगी। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो कॉइल एक्टिव नहीं होगी, तो उसके अंदर करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। 15 थोड़ा सा समझने वाला है, इसको देखें आप। 15 में है कि tan phi नेगेटिव कब होगा। ये देखें ये आर है इधर और ये है आपका इंडक्टिव रेक्टेंस। ये आप ऐसे समझ लें कि अगर ये इतना हिस्सा एक्स एल का हो और इतना हिस्सा एक्स सी का हो, देखें एक्स सी ज्यादा है एक्स एल कम है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो हिस्सा बचेगा, यहाँ पे हम कलर हमें चेंज करना होगा, ये वाला हिस्सा ये एक्स सी माइनस एक्स एल है। ये टोटल जो है ना आपके पास रेजिस्टेंस आ गई इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से, और ये आर है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आप रिजल्टेंट निकालेंगे, ये एंगल फाई है। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास टेन फाई जो है वो किस चीज़ की इक्वल आएगा जी। टेन फाई यहाँ से निकालें, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर टेन फाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, आप पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, काज नेगेटिव है, काज यहाँ सॉरी साइन यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे काज नेगेटिव होगा। इन दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको टेन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और फार्मूला अगर निकालना चाहें तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर ये। लेकिन टेन फाई क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है। साइन या काज में से कोई एक नेगेटिव होगा तो टेन क्या नेगेटिव होगा। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट को इसका आंसर बनता है व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब आपको रिजल्टेंट वेक्टर एक्स सी माइनस एक्स एल बनेगा। हाँ, अगर एक्स एल की वैल्यू ज्यादा है तो फिर आपका रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इम्पीडेंस वो यहाँ पे लाई करेगी। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 16 हाउ मैनी गेट्स इंक्लूडिंग इन्वर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द इक्वेशन। नजर आ रहा है ए बी ए सी और ए डी तीन एंड गेट्स हैं और ये एक आर गेट इनसे मिलके बना हुआ है। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यानी प्रोडक्ट्स जो है ना वो पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं वेरिएबल्स और देन ये ऐड हो रहे हैं। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए तीन ये गेट और एक आर गेट, कितने टोटल हो गए, चार गेट जी। इसमें से देखें एक गेट की वैल्यू हमेशा वन कब होगी, द इज इक्वल टू अदर इनपुट। ये देखें इस ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप जीरो रखें या वन रखें, आंसर क्या रहेगा, वन रहेगा। बाकी पे आप देखेंगे तो अगर देखें ए की वैल्यू जीरो रखते हैं यहाँ भी जीरो, इन दोनों को जीरो रखें तो ए जीरो आएगा। हम कहते हैं वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, वन। इधर देखें ए को जीरो करें तो वैल्यू जीरो हो जाती है, यहाँ भी ए को जीरो करें तो वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ ए को आप जीरो करें या वन करें, आंसर हमेशा क्या रहेगा, वन, और यही हमें चाहिए। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए। 18 इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है जी। 18 के अंदर देखें आप कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ, इसमें करंट है आईसी, रेजिस्टेंस है आरसी, यहाँ से मैं वीसीसी दे रहा हूँ और ये शीशे को मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्रॉस ट्रांजिस्टर वो होगा वीसीई। यहाँ से नजर आ रहा है कि वीसीसी जो है ना वो इन दोनों को जमा करने से है आएगी इक्वेशन। वीसीसी जो है वो इक्वल होगा आईसीआरसी प्लस वीसीई। यहाँ से वीसीई की इक्वेशन क्या बनेगी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी।
अब देखिए VCC कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट सपोज इसकी वैल्यू 12 है, अगर हम IC की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये इसमें से वैल्यू माइनस होगी तो VC क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो सिंपल, ये इसका आंसर बनेगा। 19 सोलिनॉइड 1.5 मीटर लेंथ इतनी है, 1.5 मीटर लेंथ है, डायमीटर इतना है, इतनी नंबर ऑफ टन है, इतना करंट है जी। अगर उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे स्पेशली सेंटर पे अगर आप मेजर करना चाहें जी, अगर आप मेजर करना चाहें तो बी का फार्मूला है म्यू नॉट यानी 4 पाई 10 रेज पर -7, एन होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट जी। 4 पाई 10 रेज पर -7, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.5। ये देखिए, इसको आप ऊपर वाले को जब दे दे 5 और 10 50 और 4 200, 200 का मतलब है 2 पाई 10 रेज पर -5 डिवाइडेड बाई 1.5 जी। तो ये पॉइंट्स में कुछ आएगा 10 रेज पर -5, तो यहाँ से नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन भी नहीं बनता। ये आप इसका मैंने यहाँ से रेज कर दिए बाय मिस्टेक, यहाँ पे मौजूद था। तो इसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट समथिंग पाई 10 रेज पर -5 में मिलेगा, जो यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं है जी। 20 भी बहुत आसान है, ये कॉइल के बारे में है जी, कॉइल के बारे में है। अगर एक कॉइल है उसका रेडियस है ए, तो अगर यहाँ पे हम मेजर नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके सेंटर पे मेजर कर रहे हैं, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से नजर आ रहा है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये फार्मूला यूज होगा जी। नेक्स्ट 21 जो है उसमें ये है कि दो स्लिट्स हैं, इन फेज हैं, तो ये बताएं कि फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम है, वहां पे जाके जो है ना आपको तो डिफरेंस इन डिस्टेंस वो मेजर करना है जी। ये देखें आप इसको, ये स्लिट्स के दरमियान का फासला है, एक वेव यहाँ से है, एक ये दोनों इन फेज हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको आप डी साइन थीटा कहते हैं, फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा है, तो इसका मतलब है पहला फ्रिंज नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा, तो इक्वल्स टू 4 लैम्डा। तो डी साइन थीटा किस चीज के इक्वल है, 4 वेवलेंथ्स के, 4 लैम्डा के। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है गिवन, तो यहाँ 4 वेवलेंथ 4 लैम्डा, इसलिए नन ऑफ दीज आएगा। 22 को देखें, इसमें देखें कोई कोई होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है, न्यू पेज हम ले लेंगे। 22 RC सर्किट है, R इधर होता है और C इधर होता है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी XC जो कि इक्वल होता है ओमेगा C के, और ये R है, इधर R भी होता है I भी होता है, और इधर V भी इधर होगा। ठीक है, ये आप मेरा अल्टरनेटिंग करंट वाला जो है ना लेक्चर सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप एंगल निकालें तो एंगल जो है वो tan थीटा या tan फाई जो भी कहें, ये इक्वल आ जाएगा जी, सॉरी एक्स इक्वल होता है 1/ओमेगा C के, 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाई R, जो कि इक्वल आ जाएगा 1/ओमेगा C R। तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/ओमेगा C R, ये। और इसमें देखिए कौन लीड कर रहा है, करंट, करंट इधर है, करंट इधर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला। तो लीड कौन, करंट इधर है, V यहाँ पे बनेगा, और वो कितना बन रहा है, इम्पीडेंस के हिसाब से आप अगर इसका एंगल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/ओमेगा C R। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, और वो जो लास्ट RLC सर्किट वाला लेक्चर है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। तो इस तरह का कोई भी पंगा है वो आप इजीली वहां से कर सकते हैं जी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो एरिया क्या है, प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो इनवर्स रिलेशनशिप होगा उसका जी। 24 देखें, अब इसमें वैल्यूज गिवन है। सोर्स इमिट अ साउंड, फ्रीक्वेंसी कितनी है सोर्स की, 1000 हर्ट्ज। अब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करके आ रहे हैं, उनमें कितना है 100 सेंटीमीटर 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, साउंड की स्पीड इतनी है, तो ऑब्जर्वर हर्ज अ साउंड। सिंपल सी बात, अगर वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 1000 से ज्यादा होगी। तो ये तीन ऑप्शंस हो ही नहीं सकती, ओनली कौन सी है 1830 हर्ट्ज। तो ये विद इन 5 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं
जी नेक्स्ट जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट है 25 स्मॉल बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बार मैग्नेट के लिए किसी उसके मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ यानी ये मैग्नेट है डिस्टेंस पे कहीं 1 मीटर, तो इसका फार्मूला होता है m इक्वल्स टू बी ओवर 2l। ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो b किस चीज की इक्वल आ जाएगा m2l के। m कितना है 1.2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 और l कितना है 0.1, तो आंसर आ जाएगा 2.4 10⁻⁻1। ये वाला आंसर आएगा या 0.24। ये टेस्ला में ये आंसर आ सकता है जो यहाँ गिवन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज। 26 फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से होगा तो आपको ये देखें ये ड्यूट्रियम मिल रहा है और उसके साथ जो है आपको ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मिल रहा है, तो ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। सो सिंपल। नेक्स्ट फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर वो सिंपल जो है ना आपके पास पैरामैग्नेटिक है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसलिए म्यू आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 जी। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम 28 जी। 28 को हम देखते हैं। ये आपको सीधी सी बात है, इसमें एक ही कंसेप्ट है और वो है टेबल का, वो आपको आनी चाहिए। 28 को हम म्यून न्यूट्रिनो कहते हैं जो म्यू नेगेटिव में आपको नजर आ रहा है। म्यून न्यूट्रिनो, इसका जो लेप्टॉन नंबर है वो कितना होता है +1। ये आपको पूरी टेबल याद करनी होगी, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, पूरी पूरी टेबल आपको याद करनी होगी कि लेप्टॉन नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्ज नंबर और मैस नंबर, ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, स्ट्रेंजनेस, ये सारी चीजें आपको वहां से याद करनी होगी। जितने भी आपके पास पार्टिकल फिजिक्स की एक टेबल है उसको रट्टा लगाना है, मेमोरी है, तभी आप ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ये आपको आने चाहिए। तो ये इसमें कोई एज सच वो फिजिक्स नहीं है, बहुत आसान है। ये है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जब आप किसी क्वेश्चन को भी इक्वल करते हैं तो उसमें लेप्टॉन नंबर भी इक्वल आना चाहिए, तो उसमें आपको लेप्टॉन नंबर भी तमाम पार्टिकल्स का याद हो। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि लेप्टॉन नंबर +1 इसमें से किसका है, तो वो है आपके पास म्यून न्यूट्रिनो। इसका म्यू नेगेटिव है, ये याद रखिएगा। एंटी न्यूट्रिनो का म्यू प्लस होगा और उसका -1 होगा। क्लियर होगी बात जी। लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, टाइप ऑफ यूरेनियम यूज्ड, उसके लिए हम यूरेनियम 238 92 ये वाला यूज करते हैं। और मोस्ट यूजफुल ट्रेसर इज कार्बन 14। तो उम्मीद है ये सारे चीजें विद इन टाइम आपने कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी सारी चीजें आपने सीखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।